डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर के अगले पार्ट में हम आ गए थे और इस पार्ट में हमें लार्ज इंटेस्टाइन को स्टार्ट करना है। ठीक है, कैसे स्टार्ट करना है? लार्ज इंटेस्टाइन। तो यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं किसकी? लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन को लार्ज इंटेस्टाइन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका डायमीटर जो है वो ज़्यादा होता है, अबाउट 5 सेंटीमीटर का डायमीटर होता है और पूरी लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ अप्रॉक्सीमेटली 1 मीटर होती है। तो लेंथ इसकी ज़्यादा नहीं होती, डायमीटर ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से इसे लार्ज इंटेस्टाइन कहा जाता है। ठीक है, इसमें कोई सिग्निफिकेंट डाइजेशन एक्टिविटी नहीं होती। सिग्निफिकेंट डाइजेशन एक्टिविटी मतलब कोई भी ऐसा हम नहीं बोल सकते कि एक पर्टिकुलर टाइप का न्यूट्रिएंट, एक पर्टिकुलर टाइप का कंपाउंड यहीं पर डाइजेस्ट हो रहा है या लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट हो रहा है, ऐसा नहीं पाया जाता। लेकिन कुछ और बड़े इम्पोर्टेंट काम यहाँ पर होते हैं, जैसे वाटर, मिनरल्स और कुछ मेडिसिन्स का एब्जॉर्प्शन। तो मेजर पार्ट जो वाटर का है वो लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है, मिनरल्स भी एब्जॉर्ब होते हैं और ड्रग्स यानी कि बहुत सारी मेडिसिन्स भी, बहुत सारे ड्रग्स भी यहाँ पर एब्जॉर्ब होते हैं। सिक्रीशन ऑफ म्यूकस, दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है वो है यहाँ पर सिक्रीशन ऑफ म्यूकस। म्यूकस का सिक्रीशन विच हेल्प इन एडरिंग ऑफ वेस्ट, यानी म्यूकस सिक्रेट होता है और वो म्यूकस इंटेस्टाइन में, एलिमेंट्री कैनाल में जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है उसको एक साथ एडर करता है यानी बाइंड करता है, जिससे उसका आसानी से पैसेज हो सके, इजी पैसेज हो सके और उन पार्टिकल्स के ल्यूब्रिकेशन में हेल्प करता है। तो जिसको हम डीफिकेशन कहते हैं, इजी पैसेज इज नोन एज डीफिकेशन। रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड मटेरियल फ्रॉम एलिमेंट्री कैनाल इज नोन एज डीफिकेशन। तो उसके डीफिकेशन में ल्यूब्रिकेशन का काम भी लार्ज इंटेस्टाइन से सिक्रेट होने वाले म्यूकस की वजह से होता है। सो द अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस नोन एज फीसेस। तो जो भी अनडाइजेस्टेड है, जिसका डाइजेशन नहीं हुआ है, या जो भी अनएब्जॉर्ब है, जिसका एब्जॉर्प्शन नहीं होता उसे फीसेस कहते हैं। और ये एंटर करता है सीकम में ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन थ्रू इलियोसीकल वॉल। तो इलियम और सीकम के जंक्शन पे एक वॉल्व प्रेजेंट होता है जिसे इलियोसीकल वॉल्व कहते हैं। तो कोई भी सब्सटेंस जब स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा तो इलियम से सीकम की तरफ जाएगा और यहाँ पर ये इलियोसीकल वॉल्व प्रेजेंट होता है और ये बैकफ्लो ऑफ फीकल मैटर को प्रिवेंट करता है, जिससे कि वापस सीकम से इलियम में फीकल मैटर का बैकफ्लो ना हो। टेम्परली फीकल मैटर रेक्टम में स्टोर होता है और कब तक स्टोर होता है? जब तक उसका बॉडी से बाहर की तरफ रिमूवल ना हो जाए, और उस रिमूवल को डीफिकेशन कहते हैं। द एक्टिविटी ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट आर अंडर न्यूरल एंड हार्मोनल कंट्रोल। तो जो भी हमारे एलिमेंट्री कैनाल की एक्टिविटी चल रही है, जीआईटी की एक्टिविटी जो चल रही है, वो नर्वस सिस्टम और हार्मोन्स दोनों के कंट्रोल में होती है और ये टोटली डिपेंड करता है और कोऑर्डिनेशन पाया जाता है अलग अलग पार्ट्स में। जैसे अगर हम बात करें कि अगर हमने कोई बहुत टेस्टी फूड देख लिया हो, ठीक है, कोई बहुत टेस्टी फूड अगर हमने देख लिया हो या उसको स्मेल कर लिया हो, तो उस टेस्टी फूड का जो एक्शन होगा वो हमारी साइट पे और हमारी फिजियोलॉजी पर होगा। कैसे होगा इसको समझते हैं कि सपोज़ करिए हम कहीं से पास हो रहे हैं, कोई ऐसी रेस्टोरेंट है या कोई मिठाई की दुकान है और वहाँ पर बड़ी टेस्टी मिठाई काउंटर में लगी हुई है या हमने देख लिया है वो बन रही है।
तो क्या होता है, तुरंत सलाइवा का सिक्रीशन स्टार्ट हो जाता है। तो या तो हम उसे देख लें, या तो स्मेल कर लें टेस्टी फूड को, या तो उसके बारे में सोच लें, या उसे टेस्ट कर लें, तो हमारा सलाइवा का सिक्रीशन स्टिमुलेट हो जाता है एंड इट इज़ अंडर कंट्रोल ऑफ बोथ नर्वस एंड हार्मोनल। गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टाइनल सिक्रीशन आर ऑल्सो स्टिमुलेटेड बाय न्यूरल सिग्नल। तो ये नर्वस सिस्टम से भी स्टिमुलेट होते हैं। जैसे कि एग्जांपल है, द मस्कुलर एक्टिविटी ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल कैन ऑल्सो बी मॉडरेटेड बाय न्यूरल मैकेनिज्म। तो मस्कुलर एक्टिविटी, जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट चल रहा था, पेरिस्टालसिस जो चल रहा था, इट इज़ कंट्रोल्ड बाय न्यूरल मैकेनिज्म बोथ लोकल एंड थ्रू CNS। लोकल मतलब एक पर्टिकुलर साइट पर होने वाला, और CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से होने वाला। हार्मोनल कंट्रोल ऑफ द सिक्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव जूस इज कैरिड आउट बाय लोकल हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। तो हार्मोनल कंट्रोल कैसे होता है, जैसे कई हार्मोन है, गैस्ट्रिन है, कोलिसिस्टोकाइनिन है, पेंक्रियोजाइमिन है, ठीक है, सिक्रेटिन है। तो ये हार्मोन अलग अलग साइट पर सिक्रीट होते हैं, गैस्ट्रिक म्यूकोजा से ही सिक्रीट होते हैं, और अपना अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो ये हार्मोनल एक्शन तो हम जो केमिकल कोऑर्डिनेशन चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे। अभी यहाँ पर हमें ये जानना है कि न्यूरल सिग्नल के साथ साथ हार्मोनल सिग्नल भी या हार्मोनल कंट्रोल भी डाइजेशन को कंट्रोल करता है, हार्मोनल सिक्रीशन भी डाइजेशन को कंट्रोल करता है। फिर आते हैं कैलोरिक वैल्यू। कैलोरिक वैल्यू यानी जो फूड हम कंज्यूम कर रहे हैं उस फूड से हमें क्या एनर्जी मिलेगी, कितनी एनर्जी मिलेगी, कौन हमें ज़्यादा एनर्जी देगा, कौन कम एनर्जी देगा, कौन जल्दी एनर्जी देगा, कौन स्लोली एनर्जी देगा। So the energy requirement of animal and energy content of the food are expressed in term of measure of heat energy because heat is the ultimate form of all energy। तो जो ये हम फूड से मिलने वाली एनर्जी को हम कैलकुलेट करते हैं तो वो हीट एनर्जी के फॉर्म में ही कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि एनर्जी को रिप्रेजेंट करने का जो सबसे अच्छा फॉर्म है वो है हीट एनर्जी, और इसलिए हम उसको मेजर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ कैलोरी और जूल। तो जो फूड से एनर्जी मिलती है उसको भी हम हीट प्रोडक्शन एनर्जी के फॉर्म में मेजर करते हैं, जिसमें हम उसकी वैल्यू कैलोरी या जूल के ही फॉर्म में लिखते हैं। विच इज़ अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर बाई 1 डिग्री सेल्सियस। तो ये डिफिनीशन दी है कैलोरी या जूल की। तो जो एनर्जी 1 ग्राम ऑफ वाटर को 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने में खर्च होती है उसे कैलोरी या जूल या 1 कैलोरी या 1 जूल कहते हैं। सिंस दिस वैल्यू इज़ टाइनी अमाउंट ऑफ एनर्जी, और ये वैल्यू बहुत कम होती है, इसलिए हम यहाँ पर इसको किलो कैलोरी या किलो जूल के फॉर्म में लिखते हैं। 1 किलो जूल इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ वाटर बाई 1 डिग्री सेल्सियस। तो वहाँ से आ जाता है कि 1 किलो कैलोरी, 1 किलो कैलोरी, यहाँ पर डिस्कस करें कि 1 कैलोरी 1 ग्राम ऑफ वाटर को हीट कर रहा था। कितना हीट कर रहा था? 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा रहा था। इसको भी 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 किलो कैलोरी वो हीट होती है जो 1 किलोग्राम ऑफ वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज़ करती है। इस पर क्वेश्चन बनता है। जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं यानी जो साइंटिस्ट जो न्यूट्रिशन पे रिसर्च करते हैं वो बताते हैं कि किलो कैलोरी as the calorie of joule always capitalized the amount of heat liberated from complete combustion of 1 gram of food in a bomb calorimeter, a closed metal chamber, is its gross caloric and gross energy value. The acute amount of
द एक्चुअल अमाउंट ऑफ एनर्जी कंबस्शन इज़ 1 ग्राम ऑफ फूड, फिजियोलॉजिकल वैल्यू ऑफ फूड। तो एक्चुअली इनका कहना है कि कंबस्शन चैम्बर में, यानी जब हम 1 ग्राम फूड लेंगे और उसको आर्टिफिशियल चैम्बर में उसका कंबस्शन कराएंगे तो जो हीट मिलती है उसे कहते हैं ग्रॉस कैलोरिक वैल्यू या ग्रॉस एनर्जिक वैल्यू, और वो हमारी बॉडी में अगर होती है तो उसे कहा जाता है फिजियोलॉजिकल वैल्यू ऑफ फूड। यानी 1 ग्राम ऑफ फूड जितनी एनर्जी हमारी बॉडी में प्रोड्यूस करता है उसे कहते हैं ग्रॉस फिजियोलॉजिकल वैल्यू ऑफ फूड। और ग्रॉस कैलोरिक वैल्यू अगर हम बात करें तो 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूसेस 4.1 किलो कैलोरी एनर्जी 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस करेगा। 1 ग्राम प्रोटीन की बात करें तो इट विल प्रोड्यूस 5.65 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी, एंड 1 ग्राम अगर फैट की बात करें सो इट विल प्रोड्यूस 9.45 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी। यानी तीनों में अगर हम बात करें तो फैट का एनर्जी प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा है, उससे कम प्रोटीन का और सबसे कम कार्बोहाइड्रेट का। लेकिन सबसे फास्ट एनर्जी हमें मिलती है वो किससे मिलती है? सबसे फास्ट एनर्जी जो मिलती है वो मिलती है कार्बोहाइड्रेट से। लेकिन इनकी अगर हम इस वैल्यू की बात करें तो ये इनकी ग्रॉस वैल्यू है। ग्रॉस वैल्यू यानी जो ये प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन वो पूरी प्रोड्यूस की हुई वैल्यू हमारी बॉडी को नहीं मिलती या बॉडी उनको यूटिलाइज नहीं करता। तो बॉडी कौन क्या यूटिलाइज करता है? 4.0 किलो कैलोरी कार्बोहाइड्रेट, 4 किलो कैलोरी प्रोटीन एंड 9 किलो कैलोरी फैट। यानी कितना प्रोड्यूस किया और कितना बॉडी ने यूटिलाइज किया, ये दोनों अलग वैल्यू है। प्रोड्यूस करता है उसे ग्रॉस कहते हैं, जो बॉडी यूटिलाइज करती है उसे फिजियोलॉजिकल वैल्यू कहते हैं। तो 4.1 किलो कैलोरी में से 4 किलो कैलोरी यूटिलाइज होती है इन केस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन के केस में 5.6 किलो कैलोरी से 4 किलो कैलोरी यूटिलाइज होती है और 9.45 किलो कैलोरी से 9 किलो कैलोरी फिजियोलॉजी में यूटिलाइज होती है। तो ये कैलोरिक वैल्यू से क्वेश्चन आता है कि कैलोरिक वैल्यू होती क्या है, और ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं एब्जॉर्प्शन की तरफ। तो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है एब्जॉर्प्शन को लेकर, और एब्जॉर्प्शन पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ स्पेशल पॉइंट्स इसमें बता दूं कि क्या वो खास पॉइंट हैं। सबसे पहले हमें जानना है कि किसका एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, और फिर ये जानना है कि किसका एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। तो किसका एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, तो उसमें 2 मेन पॉइंट आते हैं। एक आता है जितने भी न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी में डाइजेस्ट हुए हैं उनमें जो फैट है, फैट के डाइजेस्ट होने से जो बना है, और अदर देन फैट है, इन दोनों की बात हो रही है। तो जितने भी न्यूट्रिएंट हैं उसमें से कैसे एब्जॉर्ब हो रहा है और कहाँ एब्जॉर्ब हो रहे हैं, इस पे हमें डिस्कस करना है। तो सबसे पहली बात कि भाई कहाँ एब्जॉर्ब हो रहे हैं, तो फैट एब्जॉर्ब होता है लिम्फेटिक वेसल में, लिम्फेटिक ग्लैंड जिसे हम कहते हैं, या हम लैक्टील बोलते हैं। तो हमने अगर विलाई का डायग्राम पढ़ा था और उस विलाई के डायग्राम में हमने लिम्फेटिक ग्लैंड्स की बात करी थी जिन्हें लैक्टील कहा जाए। तो फैट जो एब्जॉर्ब होता है वो लैक्टील में एब्जॉर्ब होता है। और फैट के अलावा जो न्यूट्रिएंट हैं ये ब्लड कैपिलरीज में एब्जॉर्ब होते हैं। ठीक है, ये 2 पॉइंट समझ लीजिए कि कहाँ एब्जॉर्ब हुए। तो अगर फैट या उससे डाइजेस्ट हुए सब्सटेंस की बात आई तो वो एब्जॉर्ब होगा लिम्फेटिक
ग्लैंड में यानी लैक्टील में, और इसके अलावा न्यूट्रिएंट की बात आई तो वो एब्जॉर्ब होगा कहाँ पे, ब्लड कैपिलरीज में। ठीक है, ये 2 पॉइंट ध्यान में रखना। अब कैसे एब्जॉर्ब होते हैं, कैसे एब्जॉर्ब होते हैं, जब हम इस पे बात करते हैं तो 2 प्रोसेस समझ में आते हैं कि एक्टिवली या पैसिवली, यानी एक्टिव एब्जॉर्प्शन होता है या पैसिव एब्जॉर्प्शन होता है। तो अगर हमें याद हो, एक्टिव एब्जॉर्प्शन वो एब्जॉर्प्शन होता है जिसमें एटीपी खर्च होती है, जिसमें एनर्जी खर्च होती है, उसे एक्टिव एब्जॉर्प्शन कहते हैं। और पैसिव एब्जॉर्प्शन वो होता है जिसमें एनर्जी या एटीपी खर्च नहीं होती है। तो पहले हम देखेंगे कि क्या क्या है, कौन कौन से ऐसे सब्सटेंस हैं जो पैसिवली एब्जॉर्ब होते हैं और कौन कौन से ऐसे सब्सटेंस हैं जो एक्टिवली एब्जॉर्ब होते हैं। So absorption is the process by which end product of digestion passes through intestinal mucosa into the blood or lymph। तो यहाँ पर बात हो गई कि अभी डाइजेस्ट होने के बाद इंटेस्टाइन के ल्यूमेन में है, ल्यूमेन से ये म्यूकोजा में जाएगा, ल्यूमेन से कहाँ जाएगा, म्यूकोजा में, और उसके बाद या तो ब्लड में जाएगा और या फिर लिम्फ में जाएगा। इट इज़ कैरिड आउट बाय पैसिव, एक्टिव और फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। यहाँ पर जो फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट है, इट इज़ ऑल्सो टाइप ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट, याद रखना, इसमें भी एनर्जी खर्च नहीं होती। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ मोनोसेक्राइड, यहाँ पर बात हो गई पहला पॉइंट, अंडरलाइन कर लेना। स्मॉल अमाउंट ऑफ मोनोसेक्राइड यानी पूरा नहीं, कुछ स्मॉल अमाउंट, जैसे ग्लूकोज, मोनोसेक्राइड हो गया ग्लूकोज, और इसके अलावा अमीनो एसिड एंड सम इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक क्लोराइड आयन। तो क्लोराइड आयन, ग्लूकोज और अमीनो एसिड, याद रहे सम, ये एब्जॉर्ब होते हैं बाय द प्रोसेस नोन एज सिंपल डिफ्यूजन। कैसे एब्जॉर्ब हुए, सिंपल डिफ्यूजन। और सिंपल डिफ्यूजन जो होता है वो किसकी वजह से होता है, दैट ऑकर ड्यू टू कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस। किसकी वजह से होता है, कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस। हमेशा हाई कॉन्सेंट्रेशन से सब्सटेंस का मूवमेंट लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ होता है। ये पहला पॉइंट हो गया। तो पहले पॉइंट में याद रखिए क्या हुआ, some amount of glucose, amino acid and chloride ion are absorbed by simple diffusion and it takes place due to difference in concentration, माने high concentration से low concentration की तरफ। दूसरे पॉइंट पे आते हैं। अब जो बचा हुआ ग्लूकोज है उसमें से भी कुछ सम अमाउंट, पूरा नहीं, सम अमाउंट ऑफ ग्लूकोज और सम अमीनो एसिड, यानी बचे हुए अमीनो एसिड में से भी कुछ अमीनो एसिड आर एब्जॉर्ब्ड विथ हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन। ये एब्जॉर्ब होते हैं बाय द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन, और जब भी कैरियर प्रोटीन की वजह से एब्जॉर्प्शन होता है तो उसे कहते हैं फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट एंड इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ पैसिव एब्जॉर्प्शन। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट पे आते हैं। तो वाटर के ट्रांसपोर्ट की बात करें तो ये डिपेंड करता है किस पे, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन पे। एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑकर अगेंस्ट द कंसंट्रेशन। तो जब भी बॉडी में, यहाँ पे फोर्थ पॉइंट स्टार्ट होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात हो रही है, यानी इस एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या खर्च होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या खर्च होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एटीपी खर्च होगा। एक्टिव ट्रांसपोर्ट जब भी होता है तो अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। अगेंस्ट का मतलब फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन। ये क्या होता है, ये होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट जिसमें खर्च होती है एटीपी, और इसीलिए इसे एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो फोर्थ पॉइंट में क्या हो रहा है कि कुछ अमीनो एसिड, मोनोसेक्राइड लाइक ग्लूकोज एंड इलेक्ट्रोलाइट सोडियम आयन आर एब्जॉर्ब्ड बाय दिस मैकेनिज्म। यानी ये कैसे एब्जॉर्ब हो रहे हैं, एटीपी को खर्च करके।
याद रहे कि ओल्ड एनसीईआरटी में जो है, ओल्ड एनसीईआरटी की अगर हम बात करें तो जो सेकंड पॉइंट में ग्लूकोज लिखा हुआ है, इसकी जगह पे कई एनसीईआरटी में फ्रक्टोज लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर ग्लूकोज लिखा हुआ है। तो यानी अगर हम ग्लूकोज की बात करें और अमीनो एसिड की बात करें तो ये तीनों तरीके से एब्जॉर्ब होते हैं। कैसे एब्जॉर्ब होते हैं? सिंपल डिफ्यूजन से भी होते हैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से भी होते हैं और एक्टिव ट्रांसपोर्ट से भी होते हैं। वहीं अगर हम क्लोराइड आयन की बात करें तो क्लोराइड आयन इज एब्जॉर्ब्ड ओनली बाय सिंपल डिफ्यूजन। अगर हम सोडियम आयन की बात करें तो सोडियम आयन का एब्जॉर्प्शन होता है बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो ये एब्जॉर्प्शन के जो पॉइंट्स हैं उनका समरी है, इसको नोट कर लेना आप। ग्लूकोज और अमीनो एसिड तीनों तरीके से होते हैं, चाहे सिंपल हो, चाहे फैसिलिटेटेड हो, चाहे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और अगर हम एब्जॉर्प्शन में एक बड़ी इम्पॉर्टेंट लाइन को फोकस करें और इस लाइन पे अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पे क्या लिखा है कि फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल they are insoluble and cannot be absorbed into the blood। ठीक है, तो ये इनसॉल्युबल होते हैं और इसलिए ये ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं हो पाते। तो ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं होते तो कहाँ एब्जॉर्ब होते हैं भाई? लिम्फ में। ये जो लिम्फ की हम बात कर रहे थे कि लिम्फ में एब्जॉर्ब होते हैं, और लिम्फ में इनका जो एब्जॉर्प्शन है उसको अगर हम डिस्कस करें तो लिम्फ में एब्जॉर्ब होने से पहले, ठीक है, सपोज करिए ये म्यूकोजा लेयर है, म्यूकोजा लेयर सबसे अंदर की, उसके अंदर इंटेस्टाइन का ल्यूमेन पार्ट है, ये म्यूकोजा की एपिथेलियल सेल्स हैं, म्यूकोजा की एपिथेलियल सेल्स। इसके अंदर ये फैट के डाइजेशन के बाद बने मॉलिक्यूल्स है, और म्यूकोजा की एपिथेलियल सेल्स के बाहर ये जो लिम्फेटिक वेसल है, ठीक है, ये लिम्फेटिक वेसल है, लिम्फेटिक वेसल जिसमें लिम्फ फ्लो कर रहा है। तो अगर हम फैट और लिपिड के छोटे ड्रॉपलेट्स जो हम बोल रहे थे, फैटी एसिड्स और मोनोग्लिसराइड्स, ये एब्जॉर्ब होते हैं। कहाँ एब्जॉर्ब होते हैं भाई? म्यूकोजा लेयर की एपिथेलियल सेल्स में। इन एपिथेलियल सेल्स में इनके ऊपर एक प्रोटीन की लेयर बनती है। एपिथेलियल सेल्स में एक प्रोटीन की लेयर बनती है, और जब ये प्रोटीन लेयर बना लेते हैं तो इन्हें काइलोमाइक्रोन्स कहा जाता है। और ल्यूमेन में ये जो फैटी एसिड्स और मोनोग्लिसराइड्स के मॉलिक्यूल हैं, इनके ऊपर बाइल जो है इनकॉर्पोरेटेड पाया जाता है, जिसने इनका इमल्सिफिकेशन कराया है। तो इससे ये मिसलीज कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? मिसलीज। तो मिसलीज पाए जाते हैं ल्यूमेन में। ये मिसलीज जब एपिथेलियल सेल के अंदर जाते हैं तो उनके ऊपर एक प्रोटीन की लेयर बन जाती है, प्रोटीन लेयर। दे गेट प्रोटीन लेयर, और ये प्रोटीन लेयर कौन देता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और फिर ये बन जाते हैं काइलोमाइक्रोन, और काइलोमाइक्रोन फिर एब्जॉर्ब होता है किसमें? लिम्फेटिक वेसल में। तो याद रखना, मिसलीज कहाँ पाए जाते हैं? ल्यूमेन में। काइलोमाइक्रोन कहाँ बनते हैं? इन द एपिथेलियल सेल्स ऑफ म्यूकोजा। और काइलोमाइक्रोन एब्जॉर्ब होते हैं फिर लिम्फ वेसल्स में या लेक्टिन में। तो यहाँ पर लिखा है दे आर फर्स्ट इनकॉर्पोरेटेड इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट्स कॉल्ड मिसलीज
विच मूव इनटू द इंटेस्टाइनल म्यूकोजा, जो इंटेस्टाइनल म्यूकोजा में एंटर करेगा, दे आर रीफॉर्म इनटू वेरी स्मॉल प्रोटीन कोटेड फैट ग्लोबुल्स, इनके ऊपर प्रोटीन की एक कोटिंग बन जाती है जिन्हें फैट ग्लोबुल्स कहा जाता है, और ये कहलाते हैं काइलोमाइक्रोन, विच आर ट्रांसपोर्टेड इनटू द लिम्फ वेसल लैक्टील इन द विलाई, और फिर विलाई में पाए जाने वाले ये लिम्फ वेसल में ये काइलोमाइक्रोन एब्जॉर्ब होकर पहुंचते हैं। ठीक है, दीज लिम्फ वेसल्स अल्टीमेटली रिलीज द एब्जॉर्ब सब्सटेंस इनटू द ब्लड स्ट्रीम, और ये लिम्फ वेसल आगे जाके ब्लड वेसल्स में ज्वाइन करती हैं, तो अल्टीमेटली ये भी फैट भी एब्जॉर्ब होने के बाद लिम्फेटिक वेसल के थ्रू कहाँ पहुंच जाता है, ब्लड में। तो फैट और लिपिड को छोड़कर बाकी सभी डायरेक्टली ब्लड में एब्जॉर्ब होते हैं। फैट और लिपिड लैक्टील में एब्जॉर्ब होते हैं और लैक्टील से फिर ये ब्लड स्ट्रीम में पहुंचते हैं। और अगर सब्सटेंसेस के एब्जॉर्प्शन की बात करें तो माउथ, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन सब में अलग अलग फूड के कंपोनेंट एब्जॉर्ब होते हैं, और अलग अलग फूड कंपोनेंट के एब्जॉर्प्शन साइट्स भी अलग अलग होती हैं, जिसमें अगर हम एलिमेंट्री कैनाल के अलग अलग पार्ट्स का अगर हम फंक्शन समझने की कोशिश करें रिलेटेड विद डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, और मेनली यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे किसको, एब्जॉर्प्शन, तो माउथ की बात करें तो सर्टेन ड्रग्स यानी मेडिसिनल कंपाउंड जो होते हैं, जब ये म्यूकोजा के कांटेक्ट में आते हैं एंड लोअर साइड ऑफ टंग, दे आर एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड कैपिलरीज लाइनिंग देम, तो ये कुछ ड्रग्स हैं जो डायरेक्टली माउथ की म्यूकोजा में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, उनकी ब्लड कैपिलरीज में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। वहीं स्टमक की बात करें तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, सिंपल शुगर एंड अल्कोहल, अल्कोहल का 100% एब्जॉर्प्शन यहाँ हो जाता है। अल्कोहल इसके आगे नहीं जाता, ये बात ध्यान में रख लो। अल्कोहल इज़ फुल्ली एब्जॉर्ब्ड इन स्टमक। वाटर का भी मैक्सिमम पोर्शन यहाँ पर एब्जॉर्ब होता है, सिंपल शुगर भी एब्जॉर्ब होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो प्रिंसिपल ऑर्गन फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट का मेन एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। द डाइजेशन इज कंप्लीटेड हियर एंड द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन सच एज, जब डाइजेशन कंप्लीट हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन में तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सिंपलर फॉर्म जो थे, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल एंड अमीनो एसिड आर फॉर्म एंड दे आर एब्जॉर्ब्ड इनटू द म्यूकोजा, इनटू द ब्लड स्ट्रीम एंड लिम्फ। तो ब्लड स्ट्रीम में भी एब्जॉर्ब हुए और लिम्फ में भी एब्जॉर्ब हुए। हमने अभी देखा था कि क्या कंपोनेंट है जो ब्लड में एब्जॉर्ब होता है और क्या कंपोनेंट है जो लिम्फ में एब्जॉर्ब होता है। लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें तो वाटर का एब्जॉर्प्शन, सम मिनरल्स एंड ड्रग्स, ठीक है, वाटर, मिनरल्स एंड ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन होता है लार्ज इंटेस्टाइन में। द एब्जॉर्ब सब्सटेंस फाइनली रीच टू द टिश्यू, और ये टिश्यू में पहुंचते हैं ब्लड के थ्रू। ब्लड इनको अलग अलग ऑर्गन्स में, अलग अलग टिश्यू तक सप्लाई करता है। टिश्यू में पहुंचते हैं और वहाँ टिश्यू में ये यूटिलाइज हो जाते हैं इनटू द एक्टिविटीज़ ऑफ सेल्स, एंड दिस प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजेशन इसे कहा जाता है एसिमिलेशन। यूटिलाइजेशन ऑफ सब्सटेंसेस इनटू द टिश्यू, utilization of substances into the tissue, टिश्यू में जो ये सब्सटेंस यूटिलाइज होते हैं इसी को एसिमिलेशन कहा जाता है। द डाइजेस्टिव वेस्ट, जो अनडाइजेस्टेड मैटर है, सॉलिडिफाई होता है in the form of feces in the rectum, initiate a neural reflex causing urge or desire of its removal. The ejection of feces to the outside through an anal opening is known as defecation, and it is controlled by a voluntary process and carried out by a mass peristaltic movement.
तो जो अनडाइजेस्टेड रिमेनिंग फूड है वो सॉलिडिफाई होता है और उसी को फीकल मैटर कहा जाता है, और एक रिफ्लेक्स एक्शन के थ्रू वो बॉडी से बाहर रिमूव किया जाता है, बॉडी से बाहर उसे रिलीज़ किया जाता है, और इस प्रोसेस को डीफिकेशन कहते हैं। और ये डीफिकेशन एनल ओपनिंग के थ्रू होता है। याद रहे, डीफिकेशन का प्रोसेस जो है वो वॉलेंट्री प्रोसेस है, बट इट इज़ कैरिड आउट बाय पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो डीफिकेशन वॉलेंट्री प्रोसेस है जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से कैरी आउट होता है। सो आगे बढ़ते हैं। तो डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड कौन सी डिजीज़ेज़ हैं जो एनसीईआरटी में दी हुई हैं? तो इन्फ्लेमेशन ऑफ इंटेस्टाइनल ट्रैक, जब भी कोई कॉमन इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरिया या वायरल का इन्फेक्शन, तो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक में इन्फ्लेमेशन आ जाता है। इन्फ्लेमेशन क्या होता है भाई? इन्फ्लेमेशन इट इज़ अ लोकल रिस्पॉन्स ऑफ बॉडी अगेंस्ट एनी एक्सटर्नल एक्शन, अगेंस्ट एनी एक्सटर्नल एक्शन, किसी भी एक्सटर्नल एक्शन के अगेंस्ट जो बॉडी रिस्पॉन्स देती है तो वो इन्फ्लेमेशन। इसके 5 साइंस होते हैं। कौन कौन से 5 साइन होते हैं? पहला रेडनेस, दूसरा स्वेलिंग, तीसरा पेन, चौथा राइज इन टेम्परेचर, और 5वां लॉस ऑफ फंक्शन। ये 5 सिम्टम हैं इन्फ्लेमेशन के। तो जब भी इंटेस्टाइन में पेन हो या एलिमेंट्री कैनाल में पेन हो, स्वेलिंग हो, तो वो इन्फ्लेमेटरी साइन होता है कि कोई इन्फेक्शन हुआ है या किसी पैथोजन का अटैक हुआ है जिसमें बैक्टीरिया और वायरस के अलावा वॉर्म भी, पैरासाइट वॉर्म भी हो सकते हैं, जिसमें टेप वॉर्म जिससे टीनियासिस होता है, राउंड वॉर्म जिससे एस्केरियासिस होता है, थ्रेड वॉर्म, हुक वॉर्म या पिन वॉर्म। ये कुछ ऐसे वॉर्म हैं जो पैरासिटिक इन्फेक्शन कॉज करते हैं एलिमेंट्री कैनाल में। कॉमन डिजीज़ की बात करें तो जॉन्डिस, तो हम फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस की बात करें अगर, तो वो बाइल पिगमेंट के हाइपर सिक्रीशन से होता है, जिससे म्यूकस मेम्ब्रेन एंड स्किन बिकम्स येलो एंड आइज टर्न्स येलो ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ बाइल पिगमेंट। और बाइल पिगमेंट कौन सा? बिलीरुबिन। जॉन्डिस कहते हैं इस कंडीशन को। याद रहे कि अगर वायरल इन्फेक्शन से जॉन्डिस का सिम्टम आता है तो उसे हेपेटाइटिस कहा जाता है। हेपेटाइटिस में जॉन्डिस का सिम्टम दिखता है, इसलिए हेपेटाइटिस को जॉन्डिस कहते हैं। लेकिन जॉन्डिस और हेपेटाइटिस दोनों अलग हैं, दोनों के कॉज अलग हैं। जो कॉमन जॉन्डिस होता है ये फिजियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस, हमारे फीडिंग हैबिट्स के डिस्टर्बेंस की वजह से होता है। लेकिन जो हेपेटाइटिस होता है ये वायरल इन्फेक्शन से लिवर पर इन्फ्लेमेशन होता है, जिससे हेपेटाइटिस होता है। तो दोनों के कॉज अलग हैं, दोनों में सिम्टम सेम मिलते हैं। नेक्स्ट आता है वॉमिटिंग। इट इज़ द इजेक्शन ऑफ स्टमक कंटेंट। जो भी हमारे स्टमक में कंटेंट है उसको इजेक्ट कर दिया, स्टमक को खाली कर दिया, माउथ से पूरा सब बाहर निकल गया, तो फूड भी बाहर निकलेगा अनडाइजेस्टेड, उसके साथ साथ जो गैस्ट्रिक जूस रहेगा वो भी बाहर निकलेगा। एंड इट इज़ अ टाइप ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। ये इनवॉलेंट्री एक्शन है जो बॉडी जनरेट करती है, रिफ्लेक्स एक्शन उसे कहा जाता है। एंड इट इज़ कंट्रोल्ड बाय वॉमिट सेंटर जो हमारे मेडुला ऑब्लिंगेटा में प्रेजेंट होता है। एंड अ फीलिंग ऑफ वॉमिट इज़ नोन एज नोजिया। नोजिया कहते हैं जिसे मितली आना। जैसे जो लोग को ड्राइव सिकनेस होती है, गाड़ी में बैठे गाड़ी थोड़ी भी लेफ़्ट राइट होने लगी, उनको चक्कर आने लगा, उल्टी आने लगी, दैट इज़ नोजिया। सो इट इज़ कंट्रोल्ड बाय मेडुला ऑब्लिंगेटा जो हमारे ब्रेन का, हाइंड ब्रेन का पार्ट है। नेक्स्ट आता है डायरिया। डायरिया की बात करें तो जब भी हमारे एलिमेंट्री कैनाल में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, जिसको हम यहाँ बाउल मूवमेंट कह रहे हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो है इर्रेगुलर होने लगता है, बहुत रैपिड होने लगता है, उसकी
फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे उसका न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता और जो फीकल डिस्चार्ज होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, उसकी लिक्विडिटी ज़्यादा होती है क्योंकि उसके एब्जॉर्ब होने का टाइम नहीं मिल पाया, तो उस कंडीशन को डायरिया कहते हैं, जिसको हम लूज मोशंस कहते हैं कॉमन। इट रिड्यूसेस द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, इसमें से क्या हुआ, फूड एब्जॉर्ब नहीं हो पाया, जो न्यूट्रिएंट थे वो एब्जॉर्ब नहीं हो, क्यों, बहुत तेज मूवमेंट हुआ, जैसे बॉवेल मूवमेंट कह रहे हैं, मूवमेंट ज़्यादा तेज हुआ, एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ। एब्जॉर्प्शन के लिए क्या है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट स्लो हो जाता है, लेकिन जब बहुत फास्ट हो जाता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन बहुत रैपिड होता है, तेज़ी से फूड एलिमेंट्री कैनाल में आगे की तरफ फ्लो करता है, तो उसे डायरिया कहा जाता है। आता है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन के बारे में हमने डिस्कस किया था, जब पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट या बॉवेल मूवमेंट इर्रेगुलर हो, स्लो हो जाए, पास ना हो पाए, मोशन पास ना हो, तो उस कंडीशन को कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। हमने पढ़ा हुआ है कॉन्स्टिपेशन क्यों होता है। लैक ऑफ फाइबर इन फूड, फूड में जब फाइबर की कमी होती है तो फूड में एलिमेंट्री कैनाल में मास जनरेट नहीं हो पाता, जिससे कि एलिमेंट्री कैनाल का कॉन्ट्रैक्शन उसको पुश करे, उस कंडीशन को कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। देन फीसेज आर रिटेन्ड विद इन द कोलोन, तो कोलोन पार्ट में ही फीसेज रहते हैं और वो आगे पास नहीं हो पाते, जिससे जो एलिमेंट्री कैनाल की मसल्स हैं उनमें और रिगरस कॉन्ट्रैक्शन होता है, और कॉन्स्टिपेशन में जनरली स्टमक एक देखा जाता है। नेक्स्ट आता है इनडाइजेशन। इट इज़ अ कंडीशन द फूड इज़ नॉट प्रॉपरली डाइजेस्टेड लीडिंग टू फीलिंग ऑफ फुलनेस, यानी फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ और जो हमारा स्टमक है वो फिल्ड कंडीशन में ही लग रहा है, लंबा टाइम हो गया, लंबे समय से हमने अगर फूड कंज्यूम किया है, फिर भी वो फूड अभी भी लग रहा है कि पेट में है और भारी भारी लग रहा है, पेट भरा हुआ लग रहा है, तो दैट इज़ इनडाइजेशन। और ये क्यों होता है, क्योंकि हमारे एंजाइम अगर प्रॉपरली सिक्रीट नहीं हुए हैं, एसिड प्रॉपरली सिक्रीट नहीं हुआ है जिससे कि उस फूड को डाइजेस्ट किया जा सके, और इसके साइकोलॉजिकल कॉज ज़्यादा होते हैं, एंजाइटी, स्ट्रेस, फूड पॉइजनिंग, ओवर ईटिंग और स्पाइसी फूड, ये इनडाइजेशन के 5 रीजंस जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। स्ट्रेस भी आता है इसमें, एंजाइटी, फूड पॉइजनिंग, ओवर ईटिंग एंड स्पाइसी फूड। मैंने स्ट्रेस इसलिए यूज़ किया क्योंकि ये कई जगह पर बॉडी में हार्म इफ़ेक्ट डालता है। आगे देखते हैं 2 बड़ी इम्पोर्टेंट और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट तो ये हैं क्योंकि कॉमनली देखी जाती, लेकिन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कैसा? प्रोटीन डेफिशिएंसी। प्रोटीन डेफिशिएंसी, प्रोटीन डेफिशिएंसी भाई, बॉडी में प्रोटीन की कमी हो गई। अब प्रोटीन की कमी 2 तरह से होती है, एक प्रॉपर प्रोटीन डेफिशिएंसी होती है और एक प्रोटीन एनर्जी डेफिशिएंसी होती है। तो जो प्रोटीन एनर्जी डेफिशिएंसी होती है उसे कहते हैं प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन। इसमें बॉडी फूड कंज्यूम करती है, बॉडी प्रोटीन लेती है, लेकिन उस प्रोटीन से उतनी एनर्जी नहीं मिल पाती जिससे बॉडी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया जा सके। ठीक है, तो उस कंडीशन को कहते हैं प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन। और प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन का जो कंडीशन, उसे हम कॉमनली किस नाम से जानते हैं? मैरास्मस। और प्रोटीन डिफिशियंसी जो है इसमें कि मतलब बॉडी में न्यूट्रिशन ही नहीं गया, प्रोटीन ही नहीं गया, दैट इज नोन एज क्वाशियोरकर। तो ये दोनों कंडीशन आती हैं। अब कहाँ कौन सी कंडीशन पाई जाती है इसको देखने की कोशिश करते हैं। सो डाइटरी डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन एंड टोटल फूड कैलोरी, एक तो प्रोटीन की कमी और उसकी फूड कैलोरी की कमी,
is widespread in many underdeveloped countries of South and Southeast Asia. साउथ अमेरिका एंड वेस्ट सेंट्रल अफ्रीका, ये वो कंट्रीज़ है जहाँ पर ये डिफिशियंसी देखने को मिलती है। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, जिसे PEM कह रहे हैं, अफेक्ट लार्ज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन, जहाँ पर ड्रॉट हुआ है, बाढ़ आई है, सूखा पड़ा है, फैमिन हुआ है, पॉलिटिकल टर्मोइल यानी कई ऐसी कंट्रीज़ में जो सिविल वॉर चल रहे हैं, उसकी वजह से वहाँ की पूरी इकॉनमी, पूरा जो एग्रीकल्चर, ये सब ठप पड़ा हुआ है, तो उसको कहते हैं पॉलिटिकल टर्मोइल। दिस हैपन्स इन बांग्लादेश ड्यूरिंग द लिबरेशन वॉर एंड इथोपिया ड्यूरिंग द सेवरल ड्रॉट एंड मिड 80s। तो बांग्लादेश और इथोपिया में ये देखा गया था प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। PEM अफेक्ट्स इन्फेंट्स एंड चाइल्ड टू प्रोड्यूस मरास्मस एंड क्वाशियोरकर। यहाँ पर तो लिखा है कि प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन से दोनों होता है, मरास्मस भी होता है, क्वाशियोरकर भी होता है, लेकिन स्पेसिफिकली अगर हम जाएंगे तो PEM प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन से मरास्मस होता है। अब यहाँ पर बात कर रहा है कि मरास्मस, इसको एक्सप्लेन कर दिया, जो यहाँ पर लाइन लिखी हुई है मरास्मस एंड क्वाशियोरकर, उसको डिटेलिंग कर दी कि मरास्मस इज़ प्रोड्यूस्ड बाय साइमल्टेनियस डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन एंड कैलोरीज, यानी प्रोटीन और उसकी एनर्जी की कमी है, तो उसे मरास्मस कह रहे हैं। और ये किस में होता है? लेस देन ए ईयर इन एज, उन बच्चों में होता है जिनकी एज 1 साल से कम हो। इफ़ मदर्स मिल्क इज़ रिप्लेस टू अर्ली बाय अदर फूड विच आर पुअर इन बोथ प्रोटीन एंड कैलोरिक वैल्यू। तो अगर मदर फीड की जगह, मदर मिल्क की जगह हम कुछ ऐसा फूड देते हैं जिनमें मिलने वाली एनर्जी कम हो, उसकी कैलोरिक वैल्यू कम हो और प्रोटीन भी कम हो, तो उसे कहा जाता है मरास्मस, जिसमें प्रोटीन एनर्जी की कमी होती है। दिस ऑफन हैपन्स इफ द मदर हैज सेकेंड प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ व्हेन द ओल्डर इन्फेंट इज स्टिल टू यंग। तो अगर मदर में अभी एक बेबी बहुत छोटा है और वो दोबारा से प्रेग्नेंट हो गई, तो इस कंडीशन में प्रोटीन एनर्जी की कमी पाया जाना बहुत ज़्यादा नॉर्मल कंडीशन है कि ऐसी सिचुएशन में पाया जा सकता है। इन मरास्मस प्रोटीन डेफिशिएंसी इम्पेयर ग्रोथ एंड रिप्लेसमेंट ऑफ टिश्यू, बॉडी का ग्रोथ और रिप्लेसमेंट इम्पेयर होता है। एक्सट्रीम इमेसिएशन ऑफ बॉडी एंड थिनिंग ऑफ लिम्स, बॉडी बहुत पतली हो जाती है, हाथ पैर बहुत पतले लंबे हो जाते हैं। द स्किन बिकम्स ड्राई, स्किन में प्रोटीन की कमी होती है तो स्किन का जो हेल्थ है वो भी डाउन हो जाती है, स्किन की हेल्थ डाउन हो जाती है, स्किन बहुत पतली हो जाती है। थिन एंड रिंकल्ड, तो याद रखना कि मरास्मस के सिम्टम बताए गए थे, थिन और रिंकल्ड स्किन के बारे में। द स्किन बिकम ड्राई, थिन एंड रिंकल्ड। ग्रोथ रेट एंड बॉडी वेट डिक्लाइन हो जाता है, तो बॉडी वेट भी डिक्लाइन हो जाता है। इवन ग्रोथ ऑफ ब्रेन डेवलपमेंट एंड मेंटल फैकल्टीज आर इम्पेयर्ड, तो मेंटल रिटार्डेशन भी देखने को मिलता है और ग्रोथ का रिटार्डेशन भी देखने को मिलता है किसमें? मरास्मस में। और अगर क्वाशियोरकर की बात करें तो जिसमें प्रोटीन की डिफिशियंसी हो रही थी, अनअकम्पनीड बाई कैलोरी डिफिशियंसी, यानी इसमें एनर्जी से कोई रिलेशन नहीं है, प्रोटीन ही बॉडी में कम जा रहा है। इट रिजल्ट फ्रॉम द रिप्लेसमेंट ऑफ मदर मिल्क बाई हाई कैलोरी लो प्रोटीन डाइट इन ए चाइल्ड मोर देन 1 ईयर ऑफ एज। तो यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मोर देन 1 ईयर ऑफ एज पे होता है, 1 साल से ज़्यादा। लाइक मरास्मस क्वाशियोरकर शो वेस्टिंग ऑफ मसल्स, तो इसके सिम्टम में क्या दिखाई दे रहा है? मसल वेस्टिंग, मसल्स बहुत वीक हो जाती हैं। अननेसेसरी उनमें से प्रोटीन लॉस होने लगता है। थिनिंग ऑफ लिम्स यहाँ पर भी देखने को मिलता है। फेलियर ऑफ ग्रोथ एंड ब्रेन डेवलपमेंट यहाँ पर पाया जाता है, क्योंकि ब्रेन टिश्यू बनाने के लिए प्रोटीन चाहिए, इम्यून सिस्टम भी कमज़ोर है। बट अनलाइक मरास्मस, यहाँ पर डिफरेंट क्या है? अनलाइक मरास्मस सम फैट इज स्टिल अंडर द स्किन्स, फैट अभी भी स्किन के अंडर होता है, जिससे एक्सेसिव इडिमा यानी स्वेलिंग, इडिमा इज़ द वर्ड यूज फॉर स्वेलिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स आर सीन, जिसमें बॉडी के पार्ट्स में, और पार्ट्स में एग्जैक्टली हम बात करें स्टमक वाला रीजन, तो जो स्टमक वाला रीजन होता है वो गुब्बारे जैसा, बलून जैसा फूल जाता है। तो मरास्मस और क्वाशियोरकर के पेशेंट को अगर आपको पहचानना होगा देखकर, तो कैसे पहचानेंगे
जो मरसमस का पेशेंट होगा उसके हाथ पैर बहुत लंबे होंगे, स्किन बड़ी ड्राई होगी, पतली होगी, लेकिन उसका स्टमक जो है वो भी पतला होगा। लेकिन क्वाशियोरकर में क्या होगा, स्टमक गुब्बारे की तरह फूला होगा और स्टमक की जो लेयर है, जो सरफेस है, स्किन है, वो शाइन कर रही होगी, स्ट्रेच हो चुकी होगी, और स्ट्रेच करने की वजह से शाइन करती है। तो शाइनी सरफेस ऑफ स्टमक इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ सिम्टम ऑफ क्वाशियोरकर। ठीक है, तो ये हमने इन दोनों डिजीज़ के बारे में बता दिया, इनके डिफरेंस के बारे में बता दिया, और यहाँ पर हमारा ये डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर कंप्लीट होता है। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। ये जो पॉइंट्स हमने बताए हैं, इन पॉइंट्स को आप नोट कर लेना, पॉज करके चलते रहो। जहाँ पर भी आपको प्रॉब्लम जाती है आप दोबारा से रिवाइज़ कर लो, उसको पॉज कर लो, और इसके बाद मैं आपको जो इसका प्रैक्टिस शीट है वो अवेलेबल कराऊंगा, और इसका एक टेस्ट पेपर अवेलेबल कराऊंगा जो आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ओके, यहाँ तक इस चैप्टर में इतना ही था। इसके आगे फिर हम नेक्स्ट चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।